प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल पर कक्षा 11 व 12 फिजिक्स से संबंधित सभी डाउट्स आसानी से क्लियर किए जाते हैं, इसलिए वीडियोज को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन लेसन नंबर 2 के कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उदाहरण करेंगे। मैंने आपको शुरुआत में भी एक बात बताई थी कि इस लेसन से 4 नंबर का या तो बड़ा क्वेश्चन आता है या फिर 2 नंबर का आंकिक प्रश्न आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो उन न्यूमेरिकलों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आप कोई फोन की स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा, पहला, एक कैपिटल आर त्रिज्या की पतली वलय पर स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। स्मॉल क्यू आवेश क्या है? एक समान रूप से वितरित है। वलय की अक्ष पर केंद्र से, वलय की अक्ष पर केंद्र से स्मॉल एक्स दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को फाइंड आउट करनी है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है उस परिमाण की तुलना अपन को करनी है एक्स ग्रेटर देन कैपिटल आर से। मतलब जो त्रिज्या अपन वलय की ले रहे हैं वो बहुत कम होगी, किसकी तुलना में? अक्षीय बिंदु की जो केंद्र से दूरी है उस दूरी से कैपिटल आर का मान बहुत कम होगा। देखिए आपको स्क्रीन पे ये एक कोई कैपिटल आर त्रिज्या की, ये एक कैपिटल आर त्रिज्या की वलय है जिसका केंद्र बिंदु O है। इस वलय को स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है। मतलब इस वलय को, इस रिंग को एक समान क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। अब प्रश्न के अनुसार ही अपन आगे बढ़ रहे हैं। डायग्राम समझिए, पूरा समझ लिया तो ये एग्जाम्पल आपका बड़े ही आसानी से हो गया, बातों ही बातों में हो जाएगा और बड़े ही आनंदित तरीके से ये एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। देखिए केंद्र बिंदु ये O है, इस O से अक्षीय बिंदु मतलब स्मॉल अक्ष दूरी पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अपन ये बिंदु P मान ली, P बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को फाइंड आउट करनी है। समझ आई बात? अब ये त्रिज्या इसकी O नहीं, कैपिटल R, ये केंद्र बिंदु O और ये अक्षीय बिंदु P, इनके मध्य की दूरी स्मॉल x, ठीक है। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। देखिए तो अपन ने जो ये वलय ली, इस वलय को अपन छोटे छोटे अनेक अल्पांशों में बना हुआ इसको मान सकते हैं। ऐसे ही अपन 2 अल्पांश A और B, ऐसे ही अपन क्या लेते हैं, 2 अल्पांश A और B जो समान लंबाई DL के लेंगे। क्या लेंगे? समान लंबाई DL के अपन लेंगे। कहां पे लिया अपन ने? ये वलय के व्यास के सम्मुख, ये व्यास है, यहां से यहां तक वलय का क्या व्यास है? व्यास के सम्मुख। मतलब दोनों तरफ अपन ने 2 अल्पांश मान लिए DL लंबाई के। इन अल्पांशों में उपस्थित आवेश की मात्रा dq है। ये अपन ने वलय के बारे में थोड़ा अध्ययन किया, समझा अपन ने चित्र किस तरह से होता है। अब देखिए वलय पर एक समान क्यों आवेश उपस्थित है। अगर अपन ने वलय को यहां से तोड़ा, जैसे कोई मैं आपको यहां समझाता हूं एक बात। ये देखिए ये कोई आपकी वलय है, ठीक है ना। इस वलय को अपन ने यहां से तोड़ते हैं, तोड़कर यहां ऐसे फैलाते हैं। क्या करते हैं बेटा? इस तरह से फैलाते हैं। इस तरह से फैलाने पर ये L लंबाई का कोई तार बनेगा क्या? सॉरी, लैम्डा नहीं, L लंबाई का कोई तार बनेगा। जब लंबाई पर आवेश वितरण होगा तो सतत आवेश वितरण आएगा। तो लैम्डा बराबर क्या आएगा? Q अपॉन L।
अब वलय का निर्माण हो रहा है, वलय की हमारे पास त्रिज्या है कैपिटल आर, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, मतलब वलय की परिधि हो जाएगी क्यू अपॉन 2 पाई आर। समझ आई बच्चा, समझ में आना ही पड़ेगा, जाएगी कहां पर। लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल, एल का मान कितना हो गया, वलय की परिधि होगी क्यू अपॉन 2 पाई आर हमारे पास आ गया। अब देखिए जो ये अपने अल्पांश लिए ए और बी, डी एल लंबाई के अल्पांश लिए, तो इन अल्पांशों पर उपस्थित आवेश वही रेखीय आवेश घनत्व लगाएंगे, मतलब लेमडा बराबर क्या लगाएंगे अपन, लेमडा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, लेमडा बराबर क्या लगाएंगे, डी क्यू अपॉन डी एल। यहां से अपन प्रत्येक अल्पांश पर जो लिए अल्पांश उस पर आवेश की मात्रा कितनी आ जाएगी, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डॉट डी एल। आ गई बेटा, अल्पांश के लिए आवेश कितना आ गया, डी क्यू बराबर लेमडा डॉट डी एल। समझ आई बात, कोई दिक्कत। अब आपकी ये आपके सामने चित्र, समझ लिया। अब अपन क्या करेंगे, जो ये अल्पांश लिए, इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। अपने मान ली जो ए अल्पांश है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 और बी अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE2। अब देखिए अपन ने क्या लिया, देखिए बेटा ये क्या है, ए अल्पांश है, डीएल लंबाई का, इसमें dq आवेश है, dq आवेश को पॉइंट चार्ज मानते हुए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा, वेक्टर dE1 इज इक्वल टू के dq अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी होगी, तो ये दूरी कितनी होगी। अब देखिए इसके अंदर ये बन रहा है, क्या बनेगा, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, ठीक है। ये समकोण पाइथागोरस प्रमेय लग के हो जाएगा, क्योंकि ये तो कैपिटल आर हो गई, ये स्मॉल एक्स हो गई, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब घात 1/2। तो आर स्क्वायर करने इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 हट जाएगा। दिशा क्या हो जाएगी, ये बिंदु ए से पी की तरफ है, तो दिशा क्या हो जाएगी, दिशा एपी के अनुदिश। ठीक इसी तरह से बिंदु अल्पांश बी पर जो डी क्यू आवेश है उसको पॉइंट चार्ज मानते हुए ठीक इसी तरह से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो वो भी क्या आएगी, dE2 वेक्टर बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी दिशा क्या हो जाएगी बच्चा, इसकी दिशा हो जाएगी बीपी के अनुदिश, दिशा बीपी के अनुदिश। अब देखिए इन दोनों की क्या आरएचएस बराबर है, मतलब आरएचएस का जो परिमाण है वो बराबर है, तो एलएचएस का परिमाण भी क्या होगा, बराबर होगा dE1 वेक्टर इज इक्वल टू dE2 वेक्टर का परिमाण ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, dE1 बराबर dE2, 0 हो जाएगा मान, ये बराबर इधर हो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो इन अल्पांशों के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं आने वाली। यहां तक दिख रहा है आपको, हो गया बीपी के अनुदिश, ठीक है। जब समीकरण 1 और 2 की सॉरी 3 और 4 की अपन ने यहां पे बात की है, तो इनके अनुसार dE1 वेक्टर बराबर dE2 वेक्टर, समीकरण 3 और 4 में इनका क्या परिमाण बराबर है, परिमाण बराबर होने से क्या आ जाएगा, अगली स्टेप ये आ जाएगी इसमें, यहां पर कोई दिक्कत, ये आ गई। अब देखिए अतः बिंदु P को अपन क्या कर देंगे, यहां पर घटकों के रूप में वियोजित कर देंगे। जैसे इनको घटकों के रूप में वियोजित करेंगे तो अब देखिए घटकों के रूप में अपन इसको वियोजित करते हैं। यहां पे प्लस dq आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करेंगे और क्षैतिज घटक ज्ञात करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर घटक 1 के कारण
बिंदु अल्पांश ए का ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा बेटा, DE1 साइन थीटा, क्या हो जाएगा, DE1 साइन थीटा। और अल्पांश बी का ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, DE2। अल्पांश बी के कारण बिंदु P का ऊर्ध्वाधर घटक, थोड़े सा मिस्टेक हुई है बोलने में, ध्यान रखना इसको, साइन थीटा। और इनके क्षैतिज घटक क्या हो जाएंगे, DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा, DE1 कोस थीटा और ये DE2 कोस थीटा। अब देखिए DE1 और DE2 बराबर है, साइन थीटा भी बराबर है, तो परिमाण समान हो गया, दिशा विपरीत होगी, कैंसिल हो जाएगी। तथा क्षैतिज घटक जो हमारे पास आए DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा, क्षैतिज घटक जो अपन ने लिए DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा, ये क्या होंगे, समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, OP के अनुदिश होंगी। अब बेटा ये वलय इन दो अल्पांशों से ही तो बनी हुई नहीं है, टोटल लंबाई पर अनेक अल्पांश बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, टोटल लंबाई पर अनेक अल्पांश बने हुए, तो उस पूरी लंबाई के लिए अपन समाकलन कर देंगे एक अल्पांश के विद्युत क्षेत्र का मान लेके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो एक दिशा में होने के कारण ये जुड़ जाएंगे। तो अगली स्टेप क्या होगी, देखिए, अतः बिंदु P को घटकों के रूप में वियोजित करने पर बिंदु P के ऊर्ध्वाधर घटक DE1 साइन थीटा तथा DE2 साइन थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण ये यहां पर क्या हो जाते हैं, आपस में निरस्त हो जाते हैं। तथा क्षैतिज घटक एक ही क्षैतिज घटक कौन कौन से, DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा, एक ही दिशा में होने के कारण ये यहां पर जुड़ जाएंगे, जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, OP के अनुदिश होगी। अतः संपूर्ण वलय के कारण, इस संपूर्ण वलय के कारण, समझ रहे हो बेटा, इस संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर समाकलन, वलय की लंबाई कितनी, L, तो L लंबाई का समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का कुल, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा DE कोस थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे DE1 क्यों नहीं लिया, DE2 क्यों नहीं लिया, तो बेटा देखिए DE1 और DE2 समीकरण 5 से हमारे पास बराबर आए हैं, तो बराबर के लिए अपने इसको एक मान दे दिया DE, जिसका मान क्या है, KdQ/r² प्लस अक्ष स्क्वायर। यहां पर इस DE की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर KdQ है ना, तो K नियतांक है, मैंने समाकलन से बाहर ले लिया, क्यों, क्योंकि नियतांकों का तो किसी भी सूरत में समाकलन होता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 होती है। तो समाकलन LdQ/r² प्लस अक्ष स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का ये थीटा लंबा जाएगा, तो क्या हो जाएगी, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे थीटा, सॉरी आधार बटे थीटा नहीं होती है, आधार बटे करण होती है, लंब बटे कका से। तो ये थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब, ये समकोण, समकोण की भुजा की सामना, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, बाकी बच गई वो आधार, आधार कितना अक्ष, कर्ण कितना r² प्लस अक्ष स्क्वायर की घात 1/2, ये मान आ गया। जैसे ही अपन यहाँ पे रखेंगे, अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, E बराबर 1/4πε0 समाकलन LdQ/r² प्लस अक्ष स्क्वायर की घात, तो ये तो पहले से ही यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू रख देंगे अपन, अक्ष/r² प्लस अक्ष स्क्वायर की घात 1/2। कोई दिक्कत समझ में आ रही है क्या। अब समीकरण 2 के अंदर देखिए यहाँ पे DQ बराबर क्या है, लैम्डा डॉट DL है क्या, DQ बराबर क्या बेटा, लैम्डा डॉट DL है। ये लैम्डा डॉट DL अपन इस DQ के स्थान पे यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू,
ई बराबर 1/4πε0 समाकलन एल लेमडा डॉट डी एल, ये डी क्यू के स्थान पर आया समीकरण नंबर 2 से। कहां से आया है? डी क्यू के स्थान पर समीकरण नंबर 2 से आया है। और अब इनकी घात 1 है, इनकी घात 1/2 है और आधार समान है। आधार क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आधार समान होने पर घातें क्या होती है? गुणा में जुड़ जाती है बेटा। आधार समान होने पर घातें गुणा में क्या होती है? जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 + 1/2 कितना होता है? 3/2 होता है। तो ये मान आ गया। समझ गए बात को कि इस स्टेप से ये वैल्यू कैसे आई है? कोई दिक्कत? अब लंबाई का समाकलन होना है तो अल्पांश डी एल का ही क्या होगा? समाकलन होगा। बाकी किसका कार्य करेंगे? नियत का कार्य करेंगे, नियतांक का कार्य करेंगे। तो ये तो क्या आ जाएंगे? सारे मान बाहर आ जाएंगे। तो अगली स्टेप क्या आ जाएगी? ई बराबर लेमडा अपॉन 2πε0 एक्स इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 समाकलन कैपिटल एल इंटू डी एल। ये कैपिटल एल क्या है? इस वलय की टोटल लंबाई है। इस वलय की कितनी है? टोटल लंबाई है। तो टोटल लंबाई कितनी होगी? वलय की परिधि होगी। परिधि क्या होती है? 2πr। तो ये मान आ जाएगा समाकलन एल डी एल डॉट 2π, सॉरी, समाकलन एल डी एल इज इक्वल टू, डॉट नहीं, इज इक्वल टू 2πr आ जाएगा। जैसे ही ये वैल्यू रखेंगे अपन यहां पे, तो जस्ट इसके तत्पश्चात हमारे पास अगला पॉइंट बनेगा ई बराबर लेमडा एक्स तो था ही बट्टे 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 इंटू यहां पे समाकलन एल डॉट डी एल था। इसका मान कितना आ जाएगा? 2πr आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 की तरफ नजर घुमाइए। समीकरण 1 की तरफ नजर घुमाएंगे। लेमडा बराबर क्या होता है? क्या है? क्यू अपॉन 2πr है। यहां से अपन क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर लेमडा डॉट 2πr ओजासी के बेटा। पक्की बात है कि जैसे ये मान हो गया तो ये वैल्यू यहां पे पुट अप कर देंगे। लेमडा डॉट, यहां पे देखिए ये लेमडा इंटू 2πr क्या बन रहा है? क्यू बन रहा है। तो लेमडा इंटू 2πr के स्थान पे क्या रख देंगे अपन? क्यों रख देंगे? ये आया मान कहां से? इस समीकरण 1 से हमारे पास आया। समझ आई बात बेटा? कोई दिक्कत? तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी? ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब अपन को प्रश्न में लास्ट में एक कंडीशन दी थी कि जो परिमाण आता है उस परिमाण की तुलना आपको करनी है एक्स ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब एक्स की वैल्यू है वो आर की तुलना में काफी बड़ी है और जब इनका वर्ग करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने आपको लेसन नंबर 1 में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं बेटा। कोई समुद्र है, उस समुद्र में 10 बाल्टी निकालो और 10 बाल्टी वापस डाल दो, उसके स्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर एक तुच्छ बहुत कम संख्या जोड़ देने पर, घटा देने पर उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हां, गुणा और भाग करने पर प्रभाव पड़ता है, काफी अधिक प्रभाव पड़ता है बेटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, आर स्क्वायर को अपन ने क्या मान लिया बेटा? नगण्य मान लिया ना। क्या मान लिया? आर स्क्वायर को अपन ने नगण्य। तो आर का मान 0 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 खोलेंगे तो ये तो 0, एक्स स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 खत्म। आपसरी में सुहाया को ना बड़ा रामिया। तो अक्ष की घात 3, 3 ऊपर एक अक्ष दिख रहे होगे वो भी कहो ना मेरा हिसाब बराबर करके नीचे कती कर दी, अक्ष की घात 2 कर दी। एक अक्ष ने ले डूबते हैं नीचे कता बच गो? अक्ष की घात 2 बच गो। तो अतः ई बराबर क्या हो जाएगो? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये किसका सूत्र आ गया कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वही सूत्र आ गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि वलय के केंद्र पर संपूर्ण आवेश को अपन सकेंद्रित मान सकते हैं। इस
प्रतिबंध से, तो क्या हुए, यह सूत्र भी किसी बिंदु आवेश क्यू के कारण अक्ष दूरी पर, अपने वहां पे आर ली थी, ये अक्ष दूरी एक ही बात है, स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के समान ही है। अतः अक्ष पर दूरस्थ बिंदुओं के लिए वलय इस प्रकार का व्यवहार करती है कि मानो इसका संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर संकेंद्रित हो। अपना यह पहला एग्जाम्पल कंप्लीट होता आज का। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, आपकी बुक का है ये 2.5, 2.4 अपन ने एग्जाम्पल कर लिया है, अंक की प्रश्न कर लिया है। 2.5 देखिए, आपकी बुक का है 2.5 एग्जाम्पल, देखिएगा बेटा क्या है, सुनिए। एक समान रूप से आवेशित एक वलय, एक समान रूप से आवेशित एक तो क्या है, वलय है हमारे पास, क्या बेटा, एक तो वलय है, ये तो वलय, एवं एक गोले, ये गोला, इन पर क्या है, एक समान आवेश है। ये ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है बेटा। ये तो क्या, वलय और ये गोला, दोनों की त्रिज्या कैपिटल आर, दोनों की त्रिज्या क्या है बेटा, कैपिटल आर है रे। गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र इस वलय की अक्ष पर विद्यमान है, इस अक्ष पर विद्यमान है। ये दूरी कितनी है, r√3 दूरी है। मतलब जो ये अक्ष, इस वलय की जो अक्ष है, अक्ष की दूरी कितनी दे रखी है आपको, r√3 दे रखी है। समझ आई बात, अक्ष पर विद्यमान है। ये केंद्र क्या है, इस वलय की अक्ष पर विद्यमान है, तथा वलय के केंद्र से, इस वलय के केंद्र से कितनी दूरी पर है, r√3 दूरी पर है। तो गोले एवं वलय के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान कितना होगा। अब बेटा वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक अपने जस्ट पिछले एग्जाम्पल में किया है। क्या था, E बराबर KQ अक्ष अपॉन r² प्लस अक्ष स्क्वायर का होल की घात कितनी, 3/2। अक्ष की वैल्यू कितनी है, r√3। अक्ष की वैल्यू कितनी है बच्चा, r√3 है। तो इस अक्ष के स्थान पर अपन क्या रखेंगे, r√3 रखेंगे, ऐसा अपन ने प्रश्न में है। ठीक है, तो देखिए, अतः वलय के, अतः गोले के केंद्र पर वलय के विद्युत क्षेत्र, गोले के केंद्र पर वलय के कारण, वलय के कारण विद्युत क्षेत्र, कोई दिक्कत। तो E बराबर KQ, अक्ष के स्थान पे मान कितना, r√3 रख दिया, अपॉन r² प्लस अक्ष स्क्वायर था, अक्ष के स्थान पे क्या रखेंगे, r√3 का होल स्क्वायर की घात 3/2। ये मान आएगा r, इसका स्क्वायर किया तो r² √3 का स्क्वायर किया 3, तो ये r² प्लस 3r² कितना बन जाएगी, 4r² की घात 3/2, ये वैल्यू होगी। अब क्या होगा, ऊपर r है, नीचे भी 4r²। अब देखिए बेटा, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं, ये घात खोल के आपको बताता हूं। 4r² की घात 3/2, ठीक है ना। अब मैं इनको दो टुकड़ों में इनको करता हूं, 4r² की घात 1/2, पहले इनका अंडर रूट करता हूं। ठीक है, पहले अपन ने इसका अंडर रूट किया तो ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब इसका क्यूब कर देंगे तो ये कितना होगा, 8r³ होगा बेटा। समझ आई बात, तो ये वैल्यू आएगी इसके तत्पश्चात। तो E बराबर 1, K का मान कितना होता है, 1/4πε0 होता है। E बराबर 1/4πε0 Q इंटू r√3 बटे 8r³। समझ में आ गई ना बात, यहाँ पे मैंने समझाया आपको अलग अलग तोड़कर। ऊपर r है ना, खत्म करूंगा, एक ना लेके भागूंगा तो नीचे की r³ भी बच गई कितनी,
2 बच गई, तो ऊपर मान क्या आ जाएगा, √3 क्यों, ये 8 इस 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 32। अब पाई 8 का तो बच गो r²। अब गोले हुए वलय के मध्य बल, विद्युत बल, तो ए बराबर क्या होता है QE। ये अपने लेसन नंबर 1 में पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना होता है, ए बराबर QE होता है। E अपन ने निकाला है, क्यों यहां से गुणा में होना है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यों जब इसमें रखेंगे, क्यों तो है E की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये क्यों इस क्यों से गुणा होकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और आपके पास बल का मान कितना आ जाएगा, ए बराबर √3 Q² अपॉन 32 πε0 इंटू r²। ठीक है, अपन ने ये 2 एग्जाम्पल किए। आगे की क्लास के में अपन पढ़ेंगे गाउस का नियम। ठीक है ना, आगे की क्लास में आपको इस तरह से पढ़ने को नहीं मिलेगा। बोर्ड की व्यवस्था अपन ने कर ली है, सारे इंस्ट्रूमेंट अपन ने तैयार कर लिए हैं। आगे की क्लास बच्चों आपकी बोर्ड के ऊपर ही होगी। तब तक के लिए अपन लेते हैं आपसे इजाजत। अगर क्लास समझ में आई है तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।